नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारतीय वायुसेना अगले साल 6 और नेत्रा मार्क 1A अवाक्स का नया ऑर्डर देगी। भारतीय आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स पर इजरायली स्पाइक NLOS मिसाइल लगाई जाएगी। उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड में अगले साल मार्च तक नहीं हो पाएगा कोई मिसाइल परीक्षण। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड अगले साल 26 नई धनुष हविल्दर की आपूर्ति करेगा। टाटा समूह असम में सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के अधिग्रहण के लिए टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ 588 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह अनुबंध डिजिटल सशस्त्र बलों के लिए सरकार की रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप है। यह परियोजना भारतीय तटरक्षक बल के लिए टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगी। ये भारतीय तटरक्षक बलों की साइटों पर कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ साथ एक उन्नत डेटा सेंटर और एक मजबूत आपदा रिकवरी डेटा सेंटर स्थापित करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय उद्योगों के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देना है। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया चालू वित्त वर्ष के दौरान 26 नई धनुष हविल्दर तोपों की आपूर्ति भारतीय सेना को करेगा। इस डिलीवरी से जो सर्विस में धनुष तोपों की संख्या है वो कुल मिलाकर 50 हो जाएगी, जो कि सेना की कुल 114 तोपों के ऑर्डर को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। धनुष हविल्दर तोपों की ये डिलीवरी भारतीय सेना के तोपखाने शस्त्रागार के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा में इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कदम है। धनुष की कई उन्नत विशेषताएं हैं जो कि सेना के लिए एक शक्तिशाली हथियार है और धनुष उभरते हुए खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ओडिशा में अगले साल जनवरी से लेकर मार्च तक कोई टेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जनवरी से मार्च तक ऑलिव रिडेल समुद्री कछुओं के बड़े पैमाने पर घोंसले बना दिए जाते हैं। इसी वजह से व्हीलर द्वीप पर परीक्षणों को रोका गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लुप्त होने वाली ये जो प्रजातियां हैं उन पर कोई असर ना हो, क्योंकि मिसाइल टेस्टिंग से कछुओं के बड़े पैमाने पर घोंसले बनाने और उनके प्रजनन पर प्रतिकूल असर भी पड़ता है। हर साल ऑलिव रिडेल्स में करीबन 5 लाख घोंसले बनते हैं। दरअसल मिसाइल परीक्षणों से जो तेज रोशनी और तेज आवाज निकलती है वो कछुओं को प्रभावित करती है। इसीलिए 3 महीने के लिए मिसाइल टेस्ट यहां पर रोक दिया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने इजरायली NLOS मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से, वो भी अपने एरिजोना में, जो कि अब स्पाइक NLOS को एयरवर्थीनेस बनाती है अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए। आपको मैं बता दूं कि भारतीय वायुसेना पहले से ही ये विचार कर रही है कि वो अपने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स पर 6th जनरेशन स्पाइक NOLS मिसाइल को इंटीग्रेट करेगी, जिससे कि लंबी दूरी से दुश्मनों को टारगेट किया जा सके। इसकी रेंज 32 यानी कि 32 किलोमीटर है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि जो स्पाइक NLOS है उसे भारत के रुद्र और प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर पर भी इंटीग्रेट किया जाएगा और भारत इस मिसाइल को लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत स्थानीय स्तर पर भी बनाना चाहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना की यह परियोजना है कि वो अपने बेड़े में 6 और नेत्रा मार्क 1A जो अवाक्स एयरक्राफ्ट हैं उन्हें शामिल करे, जिन्हें कि आने वाले सालों में शामिल किया जाएगा और ये एनहांस्ड आईसा रडार सिस्टम से लैस होंगे और इनका बेस भी ERJ-145 एयरक्राफ्ट ही होगा। दरअसल भारतीय वायुसेना अभी वर्तमान में एक कैलिब्रेशन सॉर्टी शुरू कर चुकी है एयरबस 321 प्लेटफॉर्म की, जो कि नेत्रा मार्क 2 के लिए है और 6 नेत्रा मार्क 2 एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से 2030 तक भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हो जाएंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की अवाक्स फ्लीट की जो स्ट्रेंथ है उन्हें 18 तक कर देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय आर्म फोर्सेस को करीबन एक साथ 150 मेल क्लास के जो UAV हैं उनकी जरूरत है और अब उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है आर्चर NG के लिए, जिसमें कि उन्होंने कहा कि इसका जो ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है वो 30,000 फीट तक का होना चाहिए। इसका एंड्योरेंस टाइम करीबन 18 घंटे तक होना चाहिए और ये 300 किलोग्राम का जो पेलोड है, जिसमें कि वेपन सेंसर्स हैं, उन्हें भी कैरी करता हो। और अगर ये बेंचमार्क फेल होता है तो मजबूरन आर्म फोर्सेस को लोकली असेंबल्ड जो इंपोर्टेड मेल क्लास के UAV हैं, जिनमें कि हर्मीस 900 आता है, उन्हें लेने को मजबूर होना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL ने भारतीय नौसेना के MiG-29 के KUB लड़ाकू विमानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपग्रेड का अनावरण किया है, जो कि हाल ही में एविनिक्स एक्सपो के दौरान देखा गया। इस दौरान दोस्तों मैं भी यहाँ पर पहुंचा हुआ था। इसकी रिपोर्ट मैं आपको बता भी चुका हूँ। बताया जा रहा है कि इस आधुनिक कार्यक्रम का लक्ष्य अलग अलग पहलुओं में इस फाइटर जेट की क्षमता को बढ़ाना है, जिसमें कि एडवांस नेविगेशन गाइडेंस, एडवांस एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट क्षमता,
इनहांस सिचुएशनल अवेयरनेस, डेटा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल आदि शामिल है। और यह अपग्रेड विमान के MiG-29K और MiG-29KUB दोनों वेरिएंट पर लागू होता है, जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े को आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करता है। कुल मिलाकर HAL के द्वारा विकसित ग्लास कॉकपिट भारतीय नौसेना के MiG-29K/KUB बेड़े के लिए महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। यह अपग्रेड नेविगेशन, हवा से जमीन पर लड़ाई, सिचुएशन अवेयरनेस और डेटा रिकॉर्डिंग जैसी ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाता है। और ये स्वदेशीकरण प्रणालियों के भविष्य के इंटीग्रेशन का जो मार्ग है उसे भी साफ करता है, जिससे कि यह सुनिश्चित होता है कि MiG-29K/KUB आने वाले वर्षों तक एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण फाइटर जेट बना रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण के लिए 625.61 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसके तहत 53.04 किलोमीटर लंबी टाटो मोनिगोंग सड़क, जो कि भारत चीन सीमा पर हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। बता दें कि ये नेशनल हाईवे 913 है, जिसे कि फ्रंटियर हाईवे भी कहा जाता है। रणनीतिक रूप से ये महत्वपूर्ण सड़क भारत चीन सीमा पर हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL ने भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के डिजिटल मैप तैयार किया है। ये मैप भारतीय वायुसेना के पायलटों की कई मुश्किलों को दूर करेगा, जिसके जरिए पायलट को यह पता होगा कि वो किस लोकेशन पर है। साथ ही ये डिजिटल मैप पहाड़ी इलाकों के बारे में भी पायलट को जानकारी देगा। और इस मैप की खासियत यह है कि इसके होते अब भारतीय पायलट्स सरहद पार करने वाली गलती नहीं कर पाएंगे, जैसे कि अभिनंदन जी के साथ हुआ था। यह सिस्टम पहाड़ी इलाके में पहले ही अलर्ट कर देता है। साथ ही ये बता देता है कि एयरक्राफ्ट कितनी ऊंचाई पर है और कहां तक नीचे जा सकते हैं, ताकि पर्वतीय हादसे होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे फाइटर जेट आगे बढ़ता है, वैसे वैसे डिजिटल मैप भी मूव करने लगता है। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने दुनिया भर में सफलता के झंडे गाड़ दिए और इस सफलता के बाद अब कई अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत की तारीफें की हैं। और अब स्वीडिश के अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टल ने चंद्रयान 3 की सफलता को बेहद शानदार कहा है। उन्होंने कहा कि वो इसी तरीके के एक भारतीय मिशन का इंतजार भी कर रहे थे। एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वो गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरते हुए भी देखना चाहते हैं। यही नहीं, क्रिस्टल ने कहा कि स्वीडन और भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक साथ काम करने की काफी संभावनाएं रखते हैं। स्वीडन कोई बड़ा देश नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उन्हें तकनीक में महारत भी हासिल है और भारत के साथ काम करके वो भारत को बहुत कुछ दे भी सकता है। भारतीय सेना को आज 343 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित IMA में आज पासिंग आउट परेड हुई और ये जवान भारतीय सेना के अंग बन गए हैं, जिसमें कि कुल 372 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं और इनमें से 12 मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि टाटा समूह ने पूर्वोत्तर राज्य में 40,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का आवेदन दिया है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि यह परियोजना गेम चेंजर भी है। यही नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि वो असम के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नीतियों पर काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि वो चाहते हैं कि भारत दुनिया के लिए चिप निर्माता बने। भारत में अभी तक कोई चिप विनिर्माण संयंत्र नहीं है। हालांकि भारत की वेदांता और ताइवान की फॉक्सकॉन दोनों ही इनके निर्माण पर काम कर रही हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया है कि नाइजीरिया भारत से करीबन 15 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है और वो अपने बेड़े में मौजूद पुराने पड़ चुके चेंगू F7NI को बदलना चाहता है। हालांकि ये रिपोर्ट काफी अच्छी है और संभावित ग्राहक नाइजीरिया बन सकता है तेजस फाइटर जेट का। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, 1999 में हुए करगिल युद्ध का पूरा प्लान अब सामने आ गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो करगिल हमले के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे और ना ही वो चाहते थे कि पाकिस्तानी फौज भारत पर आक्रमण करे, लेकिन कारगिल योजना का विरोध करने की वजह से उन्हें 1999 में अपदस्थ भी कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कारगिल दुस्साहस का विरोध करने के लिए पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें 1999 में सरकार से ही बाहर कर दिया था। यही नहीं, नवाज शरीफ ने बताया कि भारत और अन्य पड़ोसियों के साथ वो अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, नवाज शरीफ अब लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि वो ये बता सके कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से नवाज शरीफ की लहर दिखाई दे रही है। इस बारे में मैं नहीं बता रहा, बल्कि हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट कवर की थी जिसमें कि हमारे जो पूर्व जनरल्स भी रहे हैं आर्मी के, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। प्रधानमंत्री लौट के चौथी मर्तबा आना लगभग तय है। और तय क्यों है? क्योंकि ये आर्मी का फिक्स्ड मैच है और पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कि चाहे वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या
आर्मी का डायरेक्ट रूल हो, आर्मी की ही बात चलती है। देखिए, नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है अपने अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करने के लिए और एक्सटर्नल रिलेशंस के लिए। और वो इंडिया के साथ अगर आप देखें तो उन्होंने भी कोशिश की है कई बार हिंदुस्तान से रिलेशंस अच्छे बढ़ाने की, जैसे हमारे गवर्नमेंट्स ने की है, हमारे प्रधानमंत्रियों ने की है। He will become the prime minister or not, I can't say at this moment, but he will certainly, उनकी जो पोजीशन होगी वो ऐसी होगी जहाँ पे मेजर डिसीजंस वो लेंगे। बट अभी यही लगता है कि ये पार्टी पावर में आएगी, क्योंकि वो एक पंजाब में उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो एक सपोर्ट बेस को वापस ले आए, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़रूरत है।